हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉलिटी विद राहुल। और हम इस जो पॉलिटी कवर कर रहे हैं लक्ष्मीकांत से, उसके हम ऑलरेडी 4 चैप्टर कर चुके हैं। ये 5वां लेसन है। तो अगर आपने पिछले 4 चैप्टर कवर नहीं किए हैं तो आप पहले वो कवर कीजिए, उसके बाद में आप सिटीजनशिप पे आइए। क्योंकि एक तरीके से क्या बना हुआ है, लिंक बना हुआ है हर चैप्टर का, हर एक चैप्टर का एक से लिंक बना हुआ है। तो अगर आप वो 4 चैप्टर नहीं देखोगे तो आपको सिटीजनशिप समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो पहले आप अपने पुराने जो मेरे लेक्चर्स हैं वो देखिए, उसके बाद सिटीजनशिप पे आइए। तो ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, ईपीएफओ के लिए। तो इसको मैं आपको थ्योरली समझाने वाला हूँ, और जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको सब समझाऊंगा बहुत अच्छे से। आपको जस्ट क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। और आप शुरू के 2-3 मिनट आप मुझे देना, 2-3 मिनट तक वीडियो मत छोड़ना। उसके बाद का जितना भी पूरा चैप्टर होगा वो आप विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, कब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो सिटीजनशिप होता क्या है। देखो सिटीजनशिप का मतलब होता है, जैसे हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं तो आपको क्या मिली है, इंडिया की सिटीजनशिप मिली है। हम इंडिया को बिलोंग करते हैं। एक तरीके से ये क्या हो गया, अपनी आइडेंटिटी हो गई कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो देखो किसी भी देश में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो सिटीजन्स रहेंगे वहाँ पे, एक एलियंस रहेंगे। एलियंस कौन होंगे? देखो एलियंस वो होंगे जो दूसरे देश के लोग अगर अपने देश में आके रहते हैं तो उनको बोलेंगे एलियंस। और सिटीजन्स जो हमारे देश के लोग हैं। तो ये हो गए 2 तरह के लोग हो गए, सिटीजन्स हो गए, एलियंस हो गए। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स को ही मिलते हैं, वो अलायंस को नहीं मिलते। मतलब जो दूसरे देश के लोग हैं वो उस राइट को डिमांड नहीं कर सकते। तो हम वो राइट देख लेते हैं। देखो ये राइट है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। ये वाला जो राइट है ये ओनली सिटीजन्स को होगा। अगर जैसे कोई बाहर का इंसान इंडिया में रह रहा है, कुछ दिनों के लिए रहने आया है, तो वो आके ये नहीं बोल सकता कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स। तो वो उस चीज़ को इन्फोर्स नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में जाके। लेकिन अगर कोई इंडिया का सिटीजन है और अगर उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेट होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उस चीज़ को इन्फोर्स करा सकता है। तो एक तो ये फंडामेंटल, ये एक राइट है जो सिटीजन ऑफ हमारे जो कंट्री का जो सिटीजन होगा वो क्या करेगा, इन्जॉय करेगा। सेकंड है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कोई निकल रहा है, कोई भी वैकेंसी निकल रही है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे अगर यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है अगर वो एलिजिबल है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सबके लिए। तो ये भी ओनली सिटीजन्स के लिए राइट है। अगर बाहर का कोई इंसान, दूसरे देश का कोई अगर इंसान आके अगर बोलेगा कि नहीं मुझे भी ये जॉब चाहिए, तो उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड वन देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। ये आर्टिकल 19 में लिखा है। मतलब आप अपना स्पीच और एक्सप्रेशन, आपके पास फ्रीडम है कि आप अपना जो भी स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आप असेंबली फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। तो वो आपके पास क्या राइट है। तो वो भी ये जो फंडामेंटल राइट है ये भी किसको मिलता है, ओनली सिटीजन्स को मिलता है, ना कि एलियंस को मिलता है। देखो अगला जो राइट है जो मिलता है सिटीजन्स को, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स भी मिलता है, कल्चरल राइट्स भी मिलता है। ये भी ओनली किसके लिए होता है, सिटीजन्स के लिए होता है। एक है राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें ओनली सिटीजन्स ही वोट कर सकते हैं। जो एलियंस हैं वो इसमें वोट नहीं कर सकते। अगला है राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब आप पार्लियामेंट के पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए अपना इलेक्शन लड़ सकते हो। आप स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए आप इलेक्शन लड़ सकते हो। ये आपके पास राइट है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन। लेकिन अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, आप एलियंस हो, तो आपके पास वो राइट नहीं है, आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज। अगर आप सिटीजन हो कंट्री के तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस भी आप अगर होल्ड कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी होल्ड कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का जज है वो भी आप बन सकते हो, हाई कोर्ट के जज भी बन सकते हो, किसी भी स्टेट का आप गवर्नर बन सकते हो, अटर्नी जनरल ऑफ द इंडिया भी बन सकते हो, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप एलियंस हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब किसके लिए होता है, ओनली किसके लिए होता है, सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए होता है। और एक है कि जैसे जो प्रेसिडेंट वाला ऑफिस होता है, प्रेसिडेंट ऑफिस में क्या होता है कि जैसे इंडिया में बाई बर्थ और बाई नेचुरलाइजेशन दोनों तरह के लोग एलिजिबल होते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। मतलब जिनका भारत में जन्म हुआ है वो, और बाई नेचुरलाइजेशन मतलब जो
बाय नेचुरलाइजेशन वाले लोग भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में ओनली बाय बर्थ वाले लोग ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वहाँ के जो नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसके वहाँ पे लोग प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अब नेचुरलाइजेशन क्या होता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरलाइजेशन। देखो अब कुछ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आर्टिकल्स की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। 5 से आर्टिकल नंबर 5 to 11 ये आते हैं सिटीजनशिप में। 5 से 11 किस में आता है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंडर में आता है सिटीजनशिप, जो हमारा चैप्टर है सिटीजनशिप जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो किस में आता है, पार्ट 2 में आता है। और आर्टिकल क्या है इसके, 5 से 11 हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने पास 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था उस टाइम क्या कंडीशन थी। देखो सीधी सी बात यह है कि उस टाइम आप सिटीजन कब बन सकते थे। अगर उस टाइम आपके पास डोमिसाइल था कंट्री का तो आप सिटीजनशिप बन सकते थे। और 3 कंडीशन है, अगर इनमें से आप एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो आप सिटीजन अपने इंडिया का सिटीजन बन सकते हो। पहली कंडीशन ये है, इफ़ यू आज बोर्न इन इंडिया, यदि वो इंडिया में पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 तक, उससे पहले या फिर उस तक, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। सेकंड कंडीशन ये है कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, या तो उसके कुछ पेरेंट्स मतलब या तो ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स मतलब या तो उसकी माँ या फिर उसके पापा, या अगर दोनों में से अगर एक भी इंडिया में पैदा हुआ है तो भी उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगला है, इफ़ ही हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कोई इंसान है, जब हमारा कमेंसमेंट हुआ 1950 में हुआ, लेकिन कोई इंसान है वो 1943 से हमारे देश में रह रहा था, तो उसको भी क्या हो जाएगी, उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय द आर्टिकल 5, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जिसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सपोज करो कोई पर्सन एक्स है और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे वो 1944 से इंडिया में रह रहा है, 1944 में इंडिया में रह रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक 1950 में इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय द एप्लीकेबल ऑफ द आर्टिकल 5। अब देखो आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 क्या बोलते हैं। आर्टिकल 6 ये बोलता है कि जैसे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से अगर इंडिया में आए, अगर वो माइग्रेट हुए कहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया में, तो वो इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते हैं। कब बन सकते हैं इंडिया के सिटीजन, जब यदि ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल करनी चाहिए कि या तो वो या फिर उसके कोई भी पेरेंट्स, उसमें से एक पेरेंट्स में से एक, या तो माँ या पापा, माता या पिता, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से एक, दादा या दादी, वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं। मतलब जब इंडिया का पार्टीशन नहीं होता उससे पहले उसमें पैदा हुए थे, तो वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। और 2 कंडीशन और हैं, उनमें से भी उनको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है, यदि वो माइग्रेट हुआ है जुलाई 1948 से पहले, यदि उनका माइग्रेशन पाकिस्तान से भारत में आया है जुलाई 1948 से पहले, तो इंडिया का सिटीजनशिप उसको आराम से मिल जाएगी, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनका माइग्रेशन हुआ है जुलाई 1948 के बाद, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ द इंडिया के लिए। और रजिस्ट्रेशन से पहले उनको 6 महीने इंडिया में रहने पड़ेंगे। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उससे 6 महीने पहले आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। सपोज करो एक्स है, वाई है, ये 2 लोग, एक कपल है, इनका बेटा है, ये पाकिस्तान चले गए थे, बाद में इंडिया में वापस आए, और इनका बेटा है और जुलाई 1948 के बाद में आए हैं, तो इनको 6 महीने पहले इंडिया में क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और बाद में इनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये कौन बोलता है, आर्टिकल 6 बोलता है। आर्टिकल 7 देखो, आर्टिकल 7 क्या बोलता है, यदि कोई माइग्रेट हुआ है इंडिया टू पाकिस्तान और बाद में वो दोबारा इंडिया में आ गए आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद में अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान गया है और वापस दोबारा इंडिया आ गया, तो भी वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। लेकिन उसके लिए भी उसको 6 महीने के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले। मतलब रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले उसको 6 महीने इंडिया में निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो एप्लीकेशन दे सकता है अपनी सिटीजनशिप की। तो ये हो गया माइग्रेशन का। और अगला आर्टिकल 8 ये बोलता है, ए पर्सन हु और एनी ऑफ विच पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब कोई भी पर्सन है जिस या तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन वो जो पर्सन है वो भारत के बाहर रह रहा है। सपोज करो वो लंदन में रह रहा है, तो इंडिया का सिटीजन कब बन सकता है, वो इंडिया का सिटीजन तभी बन सकता है जब वहाँ के जो डिप्लोमेट हैं
और जो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कराता है तो जाके वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। तो ये आर्टिकल 8 बोलता है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 9 क्या बोलता है। आर्टिकल 9 ये बोलता है नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और टू डीम टू सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। मतलब कोई भी इंडिया का सिटीजन है, अगर वो वॉलंटरीली अपनी मर्जी से किसी फॉरेन स्टेट की फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप बोल देता है कि मुझे फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है और वो एक्वायर भी कर लेता है, तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। दिस इज द आर्टिकल 9। ये आर्टिकल 9 नहीं बोलता है। आर्टिकल 10 ही बोलता है एवरी पर्सन हु इज और डीम टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई इंडिया का सिटीजन है तो इंडिया का सिटीजन रहेगा। कब तक वो इंडिया का सिटीजन रहेगा, जब तक कोई पार्लियामेंट ऐसा लॉ नहीं बनाता और उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करता, उसको टर्मिनेट नहीं करता इंडिया की सिटीजनशिप से, तब तक वो क्या रहेगा, इंडिया का सिटीजन रहेगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी को भी किसी की भी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर सकता है और किसी को भी सिटीजनशिप दे सकता है। द पार्लियामेंट हैज़ दैट पावर। तो ये बताता है आर्टिकल 11। अब देखो सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि अब सिटीजनशिप पाने के हम तरीके देखते हैं कि सिटीजनशिप आप कैसे पा सकते हो। देखो पहला तरीका है बाय बर्थ। आपको बाय बर्थ अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपके लिए उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। देखो पहला क्राइटेरिया ये है कि एक डेट है 26 जनवरी 1950। अगर आप इससे पहला पैदा हुए हो 26 जनवरी 1950 से लेके और 1 जुलाई 1987, अगर आप इसके बीच में पैदा हुए हो इंडिया में, तो आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। कौन सी डेट आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 1 जुलाई 1987 के बाद में पैदा हुए हो और 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए हो, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बर्थ। जब आपका जन्म हुआ था तो आपके पेरेंट्स में से एक, या तो माता या पिता, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। लेकिन अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद में हुआ है और आज तक के लिए यही कंडीशन है, 3 दिसंबर 2004 से आज तक का अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप इंडिया के सिटीजन तभी बन सकते हो जब आपके दोनों पेरेंट्स आपके जन्म के टाइम पे इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, या तो दोनों पेरेंट्स इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री का। ठीक है, तो ये बाई बर्थ क्राइटेरिया हो गया कि आप बाई बर्थ कैसे इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें ये है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट है, जैसे कोई फॉरेन कंट्री का डिप्लोमेट है, जैसे पकड़ लिया आपने रसिया का डिप्लोमेट है, पाकिस्तान में बैठता है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसके बच्चे होते हैं, तो क्या उसके बच्चे बाई बर्थ इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी? उनको नहीं मिलेगी। फॉरेन डिप्लोमेट के लिए ये एलिजिबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बाई बर्थ वाला कंसेप्ट आ गया। अब देखो बाई डिसेंट, देखो ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, मतलब एक आदमी है जो आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में, तो उस इंडिया की सिटीजनशिप बन सकता है यदि उसके पापा या उसके फादर इंडिया के सिटीजन थे उसके बर्थ के टाइम पे। जैसे कोई पर्सन एक्स है, इसका जन्म हुआ 1970 में, 1970 में जन्म हुआ, लेकिन उसके पापा तो क्या है, इंडिया के सिटीजन थे। लेकिन ये जो पर्सन है ये पैदा हुआ जैसे लंदन में, सपोज करो लंदन में पैदा हुआ, तो ये इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है क्योंकि इसके फादर क्या थे, इंडिया के सिटीजन थे इसके टाइम बर्थ के टाइम पे, तो इंडिया की सिटीजनशिप इसको आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद में हुआ है, तो ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बर्थ, तो उनमें से मतलब 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक अगर इसके बीच में किसी का जन्म हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो दोनों पेरेंट्स में से कोई एक, या तो माता या पिता, दोनों में से एक क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए उसके बर्थ के टाइम पे, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद में उसका जन्म हुआ है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बाय डिसेंट मेथड से। ये वाला जो मेथड है इससे उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अनलेस और अनटिल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ करता है, या फिर वो जैसे जन्म हुआ उसका 2004 में, जैसे किसी का जन्म हुआ आउटसाइड द इंडिया और 2004 में आउटसाइड द इंडिया जन्म हुआ और 2005 तक 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन करा लिया इंडिया में, तो इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने 2006 में कराया तो इनको इंडिया सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। 1 साल के अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर परमिशन देता है तो इनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद में अगर कोई पैदा हुआ है तो बाई डेसेंट मेथड से। अब देखो बाई रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। बाई रजिस्ट्रेशन मेथड से कैसे इंडिया सिटीजनशिप आप ले सकते हो। बाई रजिस्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
मे ऑन एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो भी आपको बाई रजिस्ट्रेशन मेथड से आप इंडिया सिटीजन बन सकते हो। उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर। जैसे अगर आप 7 साल तक इंडिया में रहे हो, उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब वो ये होता है कि आपके जो एंसेंटर्स थे, जो आपके दादा थे या फिर आपके परदादा थे, वो इंडिया में पैदा हुए थे, आप बाहर पैदा हुए थे, उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POI। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो दूसरे कंट्री में रह रहा है या फिर आउट अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर रह रहा है, तो भी बाई रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। थर्ड वन, ए पर्सन हु इज ए मैरिड, मतलब इसमें ये है कि अगर जैसे इंडिया की कोई लड़की है और जैसे पकड़ लो USA का कोई लड़का है, अगर वो दोनों शादी कर लेते हैं तो USA का लड़का अगर बाद में चाहता है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब वो 7 साल तक इंडिया में रहेगा। 7 साल तक वो इंडिया में रहेगा, उसके बाद वो एलिजिबल होता है इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए। माइनर चिल्ड्रन, जैसे अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको तो समझता नहीं है कि आपको सिटीजनशिप कैसे लेनी है, तो अगर आपके माइनर बच्चे हैं तो भी आप उनको सिटीजनशिप दिला सकते हो बाय द रजिस्ट्रेशन मेथड। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट आर रजिस्टर्ड एट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर जैसे कोई पर्सन है जिसकी एज चाहे कितनी भी हो, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स इंडिया में उसके इंडिया के सिटीजन हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये था कुछ मेथड जो बाय रजिस्ट्रेशन से आप कर सकते हो। एक होता है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बाय नेचुरलाइजेशन में पहला आपका कंसेप्ट आता है दैट ही इज नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ, मतलब नेचुरलाइज, जैसे अगर इंडिया है, इंडिया में अगर नेचुरलाइजेशन से हम किसी की सिटीजनशिप ले रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान पकड़ लो, पाकिस्तान में अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट जाता है और बोलता है कि मुझे पाकिस्तान सिटीजनशिप चाहिए, लेकिन अगर बाई नेचुरलाइजेशन से अगर वो बोलते हैं कि बाई नेचुरलाइजेशन से हम इंडिया को सिटीजनशिप नहीं देते, तो इंडिया में भी वो सेम चीज़ फॉलो की जाएगी। जो कंट्री बाई नेचुरलाइजेशन से हमको सिटीजनशिप नहीं देंगे, हम भी उनको बाई नेचुरलाइजेशन से हम भी उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे। ये होता है पॉइंट ए में बोला गया। सेकंड ये बोल रहा है कि इफ़ ही इज ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक टू रिनाउंस द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंडियन रेजिडेंस। मतलब ये है कि अगर कोई दूसरी कंट्री का सिटीजन है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे इस कंट्री की अब सिटीजनशिप नहीं चाहिए और मैं अब इंडिया का सिटीजन बनना चाहता हूँ, उस कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ के, तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। नेक्स्ट वन, दैट ही हैज़ ईदर रेजिडेड इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस कर रहा है 12 मंथ के लिए, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में 12 महीने के लिए सर्विस कर रहा है, तो वो भी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है बाय द मेथड ऑफ नेचुरलाइजेशन। ठीक है, और अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है तो भी वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। और यदि किसी को एडिक्वेट नॉलेज है किसकी, जो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज मेंशन है, अगर उसकी बहुत एडिक्वेट नॉलेज है तो भी वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है बाय द मेथड ऑफ द नेचुरलाइजेशन। तो ये थे नेचुरलाइजेशन वाले मेथड। अब आता है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो अभी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो अगर वो बाद में इंडिया एक्वायर कर लेता है, तो वहाँ का जितना भी पॉपुलेशन होगा उनको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट तो किसकी सिटीजनशिप मिल जाएगी, इंडिया सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारे देश ने किसी फॉरेन कंट्री की टेरिटरी को एक्वायर किया है, तो उस टेरिटरी में जितने भी लोग रहते थे उन सबकी सिटीजनशिप इंडिया की हो जाएगी बाद में। तो ये थे कुछ मेथड। अब देखो लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अगर अब आपकी सिटीजनशिप आप कैसे खो सकते हो अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, और कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे आपको इंडिया की सिटीजनशिप आपके हाथ से चली जाएगी। तो पहला मेथड है बाई रेन्यूसिएशन। रेन्यूसिएशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बोल दे कि हाँ मुझे अब इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, आई एम डन विद इंडियन सिटीजनशिप और मैं अब इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ, अगर वो डिक्लेयर कर देता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये होता है पहले मेथड में यही है। सेकेंड में बाई टर्मिनेशन। अगर जो इंडियन सिटीजन है अगर वॉलेंटरली अगर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है और दूसरी कंट्री सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। उसकी इंडियन सिटीजनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेगा तो वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी। थर्ड वन बाई डेप्रीवेशन। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर उसने कोई फ्रॉड करके अगर सिटीजनशिप ली है, तो उसको उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के लिए डिसलॉयल्टी दिखाई है, तो भी हम उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकते हो। अगर उसने किसी जो हमारा एनिमी कंट्री है अगर उसको कोई साथ दिया है, उसको कोई कॉर्पोरेशन किया है, तो भी हम उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर जैसे किसी ने हमारी सिटीजनशिप ले ली और 5 साल के अंदर, जैसे आज उन्होंने सिटीजनशिप ली 2020 में, जैसे किसी ने हमारी सिटीजनशिप ली है और 2025 तक
ये जो 5 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें बीच में 2 साल तक वो कंटिन्यूसली किसी फॉरेन कंट्री में जेल में रहा है तो भी उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। और अगर कोई इंडिया का सिटीजनशिप लेने के बाद में 7 साल तक, अगले 7 साल तक अगर किसी दूसरे कंट्री में रहा है तो भी उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिटीजनशिप। आई होप आपको बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो में मिली होगी। प्लीज़ गाइज वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप 10 फ्रेंडों के साथ भी शेयर करोगे तो हमारी बहुत हेल्प होगी। विद यू वी आर एवरीथिंग, विदाउट यू वी आर नथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।